Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So lecture 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लेक्चर 1 हमने थ्योरी कंप्लीट करा दिया है आपको। देखिए लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा एक बार बता देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing normally through that surface. It can also be defined as the product of the area of the surface and the component of the magnetic field normal to that surface. Like ये देखिए, ये आपके पास एक सरफेस है, इसका सरफेस वेक्टर एन कैप जो नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, और बी से थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको बी का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो छोटा सा फ्लक्स उस डी एस सरफेस से कितना जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस, वेक्टर फॉर्म में बी डॉट डी एस एन कैप, और यदि हम स्केलर फॉर्म में बात करें केवल, सो डी फाई इज इक्वल्स टू बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब फ्लक्स तो है तो स्केलर क्वांटिटी ही, तो डी फाई इज इक्वल्स टू बी डी एस कॉस थीटा। कंप्लीट फ्लक्स के लिए भाई फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू ए और एन कैप वेक्टर्स को अलग करके लिख सकते हैं, और बी ए कॉस थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड फ्लक्स की बी ए कॉस थीटा। बात करते हैं फ्लक्स के टाइप, तो फ्लक्स के टाइप पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा 0 से 90 डिग्री के लिए तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, 270 से 360 के लिए भी फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, राइट। मतलब फ्लक्स कैसे भी करके अगर अंदर आए तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर फ्लक्स बाहर की तरफ जाए तो जैसे थीटा इज बिटवीन 90 टू 270 डिग्री, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आंसर निगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? सो इफ थीटा इज बिटवीन 90 टू 270 डिग्री, देन फ्लक्स विल बी निगेटिव। मतलब उल्टा बोल गया मैं, फ्लक्स जो बाहर जाने वाला होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा सरफेस से, और जो अंदर आने वाला होगा वो निगेटिव काउंट होगा। और थीटा इक्वल टू 0 और 270 डिग्री पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज cos 90 और cos 270 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाइनली फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा बन रहा है, उसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक बी आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक थीटा आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड थीटा। यस और नो? या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इस चैप्टर में हमें यही वेरिएशन ही करना है, कभी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है, कभी हमको एरिया वेरी करना है, कभी हमको इसका एंगल वेरी करना है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर या सीजीएस यूनिट में मैक्सवेल, और लिख लीजिए सीजीएस यूनिट में 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। नोट कर लें, 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 की पावर -8 वेबर। ओके, आपको बताया गया था कि फाई अपॉन ए, दैट इज कॉल्ड बी, जो होता है ना, बी इज इक्वल्स टू फाई बाई ए। ये देखा आपने? क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, सो फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है मैक्सिमम फ्लक्स। सो बी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। ये जो बी कहलाता है इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे बेटा? फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, या इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तीनों के लिए एक ही नाम यूज होता है, बी। अलग अलग चैप्टर में इसका हमने अलग अलग नाम देखा है। अभी यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी के नाम से देखा जाएगा, बी। इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, ओके, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। बी को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। फेराडे के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फेराडे के पहले एक्सपेरिमेंट को मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ, जब तक है जान। ये कहता है कि किसी
कॉइल में ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक उससे लिंक फ्लक्स बदल रहा है। जैसे ही बदलने वाले फ्लक्स की मात्रा जीरो हो जाएगी, वैसे ही ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो कॉइल आपके सामने यहाँ दी गई हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा करके आपको शो किया जा रहा है कि किस तरीके से फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। और क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्लोज है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ यानी इनडायरेक्टली वोल्टेज के बनने के कारण एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेटअप देखिए, पहले सेटअप में ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का पहली वाली कॉइल के पास आया और दूसरी वाली कॉइल से दूर गया। पहली वाली कॉइल पे यहाँ पर ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रेवल करके नॉर्थ पोल आ रहा है। अब ये कॉइल नॉर्थ पोल और इधर पे भी क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि आपको हमने तो पढ़ा रखा है सेकेंड लॉ से, है ना, कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच वे दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच क्रिएटेड। तो यहाँ पे कॉज है नॉर्थ पोल का पास में आना, तो उसको अपोज करने के लिए ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगी। मतलब यहाँ पर एक तरीके से एक नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब इस वाले सर्कल में, इस वाले छल्ले में एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब इस तरीके की करंट डेवलप हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, मतलब ये वाली करंट इस तरीके से। आइए देखते हैं। तो ये जैसे ही ये गया, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, और नॉर्थ पोल डेवलप होने के कारण यहाँ पर एक सिस्टम के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो गई। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब इस वाले लूप में नॉर्थ बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप होगी, ये वाला फेस ऊपर की तरफ और ये वाला फेस नीचे की तरफ। क्लियर? यदि मैं गैल्वेनोमीटर के पोलरिटी की बात करूं, तो गैल्वेनोमीटर का ये पोलरिटी प्लस होगी और ये वाली माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिल्कुल इसका अपोजिट अब आप इस वाले को देखिए, यहां पर में क्या हो रहा है, यहां पर इससे साउथ पोल दूर जा रहा है। साउथ पोल दूर जाने के कारण ये अपोज करेगा, ये कहेगा कि नहीं दूर मत जाओ, और इसके दूर जाने के अपोज करने के लिए ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नॉर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? नॉर्थ। अब जब ये यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा। तो अब यदि यहाँ पे साउथ बन रहा है, मतलब अभी उल्टा हो गया जस्ट इसका, मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि मैं पर्टिकुलरली इस वाले छल्ले की बात करूं, और यदि मैं इस छल्ले को यहाँ बना लूँ, ये देखिए ये मैंने बना लिया, और इसके अंदर कौन सा बना है? साउथ पोल बना है, ये देखिए। तो साउथ के एंड इस तरीके से बना लीजिए, तो ये देखिए क्लॉकवाइज, है ना। तो आप इसमें एरो लगाइए क्लॉकवाइज का। तो मैं ब्लू कलर से कर लेता हूँ जिससे आपको एरो दिखाई दे मेरे। इंक कलर ब्लू ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर और ये नीचे दिखा क्लॉकवाइज आपको। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज होते हुए, मतलब ये जो छल्ला जो किनारे था, इसको मैंने सामने बनाने की कोशिश करी है, और ये आपको इस तरीके से करंट यहाँ पे नीचे आएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब करंट यहाँ से निकल रही है और यहाँ से वापस आ रही है, मतलब ये पोलरिटी प्लस और ये पोलरिटी माइनस। क्लियर हो गया? देख लीजिए आप, ये देख लीजिए बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है ना सपोर्ट? हाँ। और दोनों की डायरेक्शन जो है अलग अलग है। गैल्वेनोमीटर को देखिए, एक लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, एक राइट साइड मूव कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो ये देखा आपने। सेकेंड केस में देखिए आपने मैग्नेट को चेंज कर दिया, तो मैग्नेट को आपने बदल दिया है। पहले आपके पास नॉर्थ लेफ्ट में था, साउथ इधर था। अब ये साउथ है, अगर आप साउथ को पास में ला रहे हैं, तो ये साउथ के पास में आने का अपोज करेगा। देखिए अपोज हो रहा है। अब साउथ में पास का अब आने में अपोज करने के लिए क्या बन जाएगा? ये साउथ बन जाएगा, मैग साउथ बन जाएगा। अब साउथ बन जाएगा मतलब कौन सी पोलरिटी डेवलप हो जाएगी? क्लॉकवाइज। कौन सी पोलरिटी? क्लॉकवाइज। तो इस सिस्टम के अंदर भी देखिए ये वाली पोलरिटी क्लॉकवाइज है, मतलब करंट यहाँ से क्लॉकवाइज इस तरीके से आएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला पोल बन जाएगा साउथ और ये वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो नॉर्थ मतलब कि इस इधर वाले में एंटी क्लॉकवाइज कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये वाले पार्ट में नीचे से करंट को ऊपर आना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए। बोलिए यस कि नो? तो नीचे से करंट को ऊपर आना पड़ेगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन बनाना आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है कॉइल, कॉइल में तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहता है जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता है। आप एक चीज महसूस करिए, जैसे ही मैग्नेट की मोमेंट रुकती है गैल्वेनोमीटर जीरो पे आ जाता है। ये देखिए जैसे ही मैग्नेट की मोमेंट रुक गई गैल्वेनोमीटर सेंटर पे आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि फ्लक्स में चेंज रुका, फ्लक्स तो है बट जैसे ही फ्लक्स में चेंज जीरो हुआ डेल्टा फाई भी जीरो हो गया, वैसे भी ईएमएफ भी कितना हो गया, जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एज द flux change becomes zero, change of flux becomes zero, then induced EMF becomes zero as well as induced current is also zero। इस वजह से गैल्वेनोमीटर एकदम सेंटर पे पॉइंट कर रहा है, जीरो पे पॉइंट कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये फर्स्ट बात हो गई है। अब ये देखिए जब तक यहाँ पे डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि जब तक आपके पास यहाँ पे मैग्नेट कॉइल के अंदर मोशन कर रहा है तब तक ईएमएफ डेवलप हो रहा है। कॉइल क्लोज है, इस वजह से इंड्यूस करंट फ्लो हो रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए ये देखिए एक और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन। यदि आप यहाँ पे कॉइल को लेकर के आएंगे पास में तो आपके पास में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे ही कॉइल के पास में मैग्नेटिक फ्लक्स आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है और जैसे ही मैग्नेट रुक चुका है कॉइल के अंदर आकर के फ्लक्स फिक्स हो चुका है बट फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई है। Magnetic flux linked with the coil changes related to the position of the coil of the magnet and the magnet due to the magnetic lines of forces cutting different angle at same cross sectional area of the coil. Observation: the relative motion between the coil and magnet, the induced polarity of magnetism in the coil, the direction of current, ये सब बातें हमने देख ली है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया कि जब तक आप क्वाइल में फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है आपको ये बताएगा कि अगर क्वाइल के बाजू में आप एक नेबरिंग क्वाइल रख देंगे तो भी आपका ईएमएफ सेकंड क्वाइल में भी इंड्यूस होगा। पहली क्वाइल के साथ साथ सेकंड क्वाइल में भी आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि पहली क्वाइल का थोड़ा सा फ्लक्स दूसरी कॉइल में भी लिंक हो जाएगा, जिसको आप चेंज करेंगे तो वो भी बदलेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये पहली कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है के, और इसमें बैटरी लगी हुई है। अभी तक क्योंकि की यहाँ पे ओपन है, खुली हुई है, मतलब सर्किट डिस्कनेक्ट है, तो पहली कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही पहली कॉइल में करंट फ्लो होगी तो आपको पता है कि करंट फ्लो होते ही क्या जनरेट हो जाएगा इसके चारों तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स। यस और नो? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की जैसे बिहेव करेगा। यस, ये देखिए तो जैसे ही कॉइल अपने करंट अपने की क्लोज करी, ये पहली कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करंट लिंक हो गई, करंट बहने लग गई और फ्लक्स सेटअप हो गया बेटा फ्लक्स सेटअप। फ्लक्स सेट होते ही पोलरिटी इंड्यूस हो गई, यहाँ पे एक पोल बन गया नॉर्थ, एक पोल बन गया साउथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए जब तक यहाँ पे करंट चेंज हो रही थी, अच्छे से ध्यान से देखिए, जब तक करंट यहाँ पे बढ़ रही थी एक लेवल तक, क्यों? क्योंकि बैटरी आपने 5 वोल्ट की लगाई है, लाइक समझ लो आपने बैटरी 5 वोल्ट की लगाई है, तो जैसे ही करंट शुरू होगी तो शुरुआत तो करंट की जीरो से होगी ना, फिर धीरे 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 करंट अपने मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। तो जब तक करंट अपने मैक्सिमम लेवल तक जाएगी
तक फ्लक्स बढ़ेगा मैक्सिमम लेवल तक, और तब तक जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने के कारण ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता रहेगा। बट जैसे ही फ्लक्स मैक्सिमम अमाउंट पे सेट हो जाएगा वैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का चेंज रुक जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जितना फ्लक्स इसमें आना था आ गया, इसके बाद जितना इसमें लिंक होना था वो भी लिंक हो गया, वो भी मैक्सिमम हो गया, या जितना भी जाना था हो गया, उसके बाद वो भी रुक गया। तो ये देखिए, ये देखिए, ये अभी चेंज हो रहा, चेंज हो रहा, चेंज, ये जीरो हो गया। ये देखिए सेकेंडरी कॉइल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये जो इंडक्शन आपको देखने को मिला पड़ोसी वाली कॉइल में, पड़ोसी वाली कॉइल में जो इंडक्शन देखने को मिलता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्राइमरी कॉइल है, पी फॉर प्राइमरी कॉइल, एस फॉर सेकेंडरी कॉइल। जब तक इसमें करंट चेंज हुई है तब तक देखिए सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ है। ये देखिए अब कैसा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है ना? जस्ट इसका अपोजिट करेगा क्योंकि इसमें होने वाला चेंज इसका अपोज करता है। यस, इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ कॉज। चलिए क्लियर? अब सेकेंड देखिए, अब यहाँ पे अभी फिलहाल क्या है, सर्किट क्लोज है, मतलब आराम से करंट फ्लो हो रही है, फ्लक्स सेट हो चुका है, एक पोल नाइन नॉर्थ बन चुका है, एक पोल साउथ बन चुका है। डन। अब जैसे ही आपने की ओपन करी, जैसे ही की आपने ओपन करी, ये देखिए जैसे ही आपने की ओपन करी तो बेटा करंट क्या होगी, करंट कम होना शुरू हो जाएगी। किसमें? प्राइमरी कॉइल में। होगी कि नहीं होगी बताइए भाई? क्योंकि आपने सर्किट पहले आपका क्लोज था, अब आपने ओपन कर दिया, तो जैसे ही आपने ओपन किया तो सर्किट खोला जैसे ही आपने, तो करंट जीरो होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, करंट जीरो मत होने दो, क्योंकि जैसे ही करंट कम होना शुरू होगी इस वाली कॉइल से जो फ्लक्स है धीरे 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 वो भी कम होना शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा? प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है बेटा, देखिए शुरुआत में क्या हिसाब किताब था, शुरुआत में ये था कि फ्लक्स मैक्सिमम अमाउंट पे सेट था, इससे जा रहा था। ठीक है? जैसे ही आपने हम्म सॉरी, जैसे ही आपने ये ओपन कर दिया तो ये फ्लक्स धीरे 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 क्या होने लगा, कम होने लग गया। अब ये क्या कहेगा, ये फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगा, वो कहेगा कम मत हो। ठीक है ना? तो ये क्या है, साउथ है, ये क्या है बेटा, साउथ है। अब ये साउथ के जाने का, यहां से गायब होने का अपोज करेगा, तो इसको क्या बन जाएगा बेटा, ये नॉर्थ बन जाएगा, जिससे कि ये साउथ बना रहे। वो कह रहा फ्लक्स कम मत हो, और फ्लक्स कम नहीं होने के लिए यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा इसके सपोर्ट में। समझ गए ना? मतलब पहले बढ़ रहा था तो बढ़ने नहीं दे रहा था, पहले साउथ था तो खुद साउथ बन गया था, अब इस बार घट रहा है, साउथ है तो नॉर्थ बन गया, घटने नहीं देगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये अपनी, जैसे ही इसमें से फ्लक्स कम होगा तो इससे भी फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। देखो थोड़ी देर के लिए, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए, क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अब इसमें थोड़ी देर तक तो होगी करंट फ्लो, उसके बाद फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपने देखा, एक ड्यूरिंग ऑन, एक ऑन करते समय और एक ऑफ करते समय, मेन करंट को ऑन करते समय और ऑफ करते समय आपको इंडक्शन देखने को मिलता है। यस, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रोस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। जब प्राइमरी सर्किट को क्लोज किया जाता है, ये अपना प्राइमरी सर्किट है, इसको जब हमने क्लोज किया तो करंट जो होती है वो जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू में ग्रो करती है। शुरुआत में जीरो रहती है और यहाँ पे एक समय पे मैक्सिमम चली जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इस समय पे करंट जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, क्योंकि करंट बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा, राइट?
भाई रूल क्या होता है, आपको नहीं देखा होगा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, कि ओरस्टेड ने करंट बढ़ाई थी तो फ्लक्स भी बढ़ने लग गया था। यस और नो? मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक अक्रॉस विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। यस, इससे सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है और यहाँ भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। बोलो यस और नो? हाँ एग्जैक्टली, ये बात जरूर है कि जितना यहाँ पे होगा उतना वहां पे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर फ्लक्स थोड़ा ज्यादा होगा चेंजिंग वाला, और यहाँ कम होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? Induced EMF current, hence deflection of galvanometer last only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil changes। कह रहा है कि इस तरीके से जो इंड्यूस ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होती रहती है जब तक फ्लक्स बदलता रहता है। क्लियर हो गया? अब फेराडे ने ये दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना स्टेटमेंट दिया। वो क्या था स्टेटमेंट, देखिए। हाँ, अब फेराडे का जो लॉ है ऑब्जर्वेशन, वो आएगा अपने सामने। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फेराडे ने क्या कंक्लूजन दिया? व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अच्छा, ये सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया। जैसे ही हमने सर्किट को करंट को डिक्रीज किया मैक्सिमम से जीरो में, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड करंट चेंजिंग फ्रॉम induces magnetic flux across the primary coil. The changing magnetic flux also linked with the secondary coil induces current EMF in the secondary coil। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जा रहा था वो भी बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि करंट मैक्सिमम से जीरो कर रहे हो तो फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स बदलेगा। हाउएवर नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज रिवर्स्ड एंड हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज अपोजिट डायरेक्शन इन द प्रीवियस केस। मतलब कहने का मतलब है कि इस वाले केस में, सेकंड वाले केस को देखिए। देखिए फर्स्ट वाले केस में जब आपने सर्किट क्लोज किया था तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन देखिए, क्योंकि पोलरिटी क्या थी, यहाँ पे साउथ था और यहाँ पे नॉर्थ था, दिख रहा है? तो देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज यहाँ पे हो रहा है। अब अगले केस में फ्लक्स घटेगा तो देखिए पोलरिटी बदल जाएगी। ये देखिए नॉर्थ बन गया साउथ बन गया, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पलट गई है। पलट गई कि नहीं पलट गई? ठीक है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे की गई हैं। अब फेराडे इसका लॉ, पहला लॉ क्या बना? पहला लॉ मैं जिसको बोलता हूँ जब तक है जान। whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, an EMF, hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing। मतलब जब तक रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना बंद हो जाएगा ईएमएफ जीरो हो जाएगा। सेकेंड, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, that is E is proportional to d phi by dt, E is equal to k d phi by dt, k की वैल्यू 1, E is equals to d phi by dt। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, d phi इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स दैट इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1 अपॉन टाइम t। ठीक है। तो ये फेराडे ने दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए अब इसके बाद आता है लेंज का लॉ। लेंज ने क्या कहा? लेंज ने कहा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये हमेशा उस चीज को अपोज करती है, उस कॉज को अपोज करती है जो इसको प्रोड्यूस करे। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जिसने इसे प्रोड्यूस किया है उसे ये अपोज करती है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? हाँ, तो यहाँ पे ये बताया गया लेंज के लॉ के द्वारा, है ना, कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। जैसे क्या मैं बोलूंगा? इफ द करंट इज इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट, अगर मोशन ऑफ मैग्नेट है, आपने देखा था तो
then the induced current is in the coil set itself to stop the motion of the magnet। आपने देखा था कि जब आप मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो आप कॉइल के पास में ला रहे थे, तो आपका नॉर्थ पोल जनरेट कर दिया था कॉइल ने, याद है आपको? अभी हमने देखा था ना। देखिए, जब हम किसी कॉइल को पास में ला रहे थे, इस तरीके से ये कॉइल थी और कॉइल के हम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे, ठीक है ना। तो लेंज की थ्योरी से इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास में लाने में फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि फ्लक्स में चेंज ना हो, तो इस कॉइल ने क्या जनरेट कर दिया था यहाँ पे, नॉर्थ पोल। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इस फेज से, मतलब कॉइल की साइड से देखने पर, नॉर्थ पोल की साइड से देखने पर, मैग्नेट के नॉर्थ की साइड में यदि आंख रख करके देखोगे तो यहाँ पर कौन सी करंट जनरेट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बढ़ने लगेगी। यही लिखा हुआ है। तो क्या होगा, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो जाएगी तो ये डाइपोल बन जाएगा, और जिसमें ये नॉर्थ पोल जनरेट होगा और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। That is, if the current is induced in the due to the motion in the magnet, the induced current in coil sets itself to stop the motion of the magnet। Clear है? Second, if the current is induced due to the change in current in the primary coil, then induced current is such that it tends to stop the change। हाँ, अगर करंट इस वजह से इंड्यूस हुई है कि ये करंट इस वजह से इंड्यूस हुई है क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट बनेगी वो ऐसी बनेगी कि ये प्राइमरी कॉइल में होने वाले करंट के चेंज को रोके। कुल मिलाकर के बस ये अपोज करेगी। सो लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन आता है कि लेंज लॉ जो होता है किसके अकॉर्डेंस में होता है। सो लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज क्यों किया जाता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। इसके पहले आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज क्यों करते थे हम लोग? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम लोग करते थे डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है। बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमको क्या पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखिए तो बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कह रहा है, नोट करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपके हाथ में, अपने हाथ की राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को आप अपने स्ट्रेच कर लीजिए। तो ये राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को आपने स्ट्रेच कर लिया है, ठीक है ना। इसमें दो इनपुट आप देंगे, एक फोर्स देंगे। अगर एफ यानी कि थंब, थंब आपके फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है ना। थंब किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन होगा, ठीक है बेटा। और दूसरा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जो आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, वो किसको दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यस ये दिखाएगा।
तो क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए इस तरीके से, इफ द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब of a right hand are stretched mutually perpendicular to each other and the four finger point the magnetic field, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है, थंब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पॉइंट कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर है वो किसको दिखाएगी, दैट विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर है? तो वो कंडक्टर में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन करते हैं। अभी आपने देखा है हमने तीन डेरिवेशन देख लिए, अभी दो डेरिवेशन देख लिए। सुबह की क्लास में हमने बच्चों बताया आपको कि जो फ्लक्स होता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है और फ्लक्स में चेंज से ईएमएफ डेवलप करते हैं। जो हमने बताया था आपको कि फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, याद आया? अगर आप यदि फाई इज इक्वल्स टू अगर एन टर्न्स की बात कर लें तो एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो फाई को बदलने के कई तरीके हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स लेके बदल दो, तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई कि नंबर ऑफ टर्म्स लेकर के आप बढ़ा करके फ्लक्स को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लक्स तो ठीक है, अभी हम ईएमएफ की बात कर ले यहाँ पे। सो ऑल यू नो कि ई इज इक्वल्स टू होता है डी फाई बाई डी टी। बच्चों ध्यान से समझिए, कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा। E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, तो E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह पुट कर दीजिए एन बी ए कॉस थीटा, राइट? तो देखिए क्या क्या बदल करके आप यहाँ पे क्या क्या बदल सकते हैं। देखिए आप बी को बदल सकते हैं, एन तो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे कॉइल में वो तो फिक्स हो गए, उसे तो उसे भी हालांकि बदल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, मगर वो एक ट्रांसफार्मर की तरफ चला जाएगा चीज। तो अगर एन को यहाँ फिलहाल कांस्टेंट कर दें तो ई इज इक्वल्स टू एन और यहाँ डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना? अब आप क्या बदल सकते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस कराने के लिए, तो ईएमएफ के लिए आप बी को बदल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं। ठीक है ना? मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कम और ज्यादा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, ई को प्राप्त करने के लिए आप एरिया को बदल सकते हैं। तो हमने जो डेरिवेशन किया था मोशनल ईएमएफ, उसमें हमने एरिया को ही चेंज किया था, याद है आपको? डी ए बाई डी टी हमने करा था, है ना? तो डी ए बाई डी टी में एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कांस्टेंट था और ब्रेड्थ के बदलने से भी जनरेट हो गया था, तो ये एरिया बदल चुका है। तीसरा, हम क्या बदल सकते हैं, हम थीटा भी बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे थीटा को भी बदला जा सकता है। तो आइए यहाँ पे अब हम थीटा ही बदलने वाले हैं। अगले केस में हम कॉइल को रोटेट करेंगे, क्योंकि थीटा बदलना बहुत आराम आराम से हो जाता है। तो कॉइल को रोटेट करेंगे और हम एंगल बदलेंगे। ठीक है ना? देखिए याद रखिएगा यहाँ पे थीटा क्या होता है। आपको यदि थीटा भूल चुका है तो मैं आपको याद दिला दूं। थीटा व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल है। क्लियर हुआ? हाँ, थीटा। देखिए जैसे समझिए, जैसे ये एक आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन बी, ये बी की डायरेक्शन है। और आपके पास में एक कॉइल, ये मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ, ये देखिए ये कॉइल का फेस किसी समय आपके सामने ऐसे रखा हुआ है बेटा। ठीक है बेटा? अब ये देखो बेटा, इसका जो नॉर्मल होगा ये बिल्कुल आपके मुंह की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूं जा रहा है बेटा, बोलिए हाँ है ना? तो एग्जैक्टली एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री होगा, होगा ना? तो इस समय जो आपके पास में फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा।
फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? पढ़े हो ना भाई, फाइव इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, तो बी इंटू ए और कॉस 90 इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर हो गया ना? और वैसे भी दिख रहा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इसको टच करके चला गया, पेनेट्रेट नहीं किया। पेनेट्रेट करता तो फ्लक्स होता, होता कि नहीं होता? अभी ये देखो, ये कॉइल का एक्सिस है ऐसा, है ना, और ये कॉइल घूम रही थी, किसी मोमेंट पर आपको ऐसा दिख गया। अब देखो, मान लो कॉइल घूम करके अगले सीन में ऐसे हो गई, मालूम किस तरीके से? ये अभी कॉइल का नॉर्मल ऐसा था, अब देखो कॉइल हल्की सी, चलो देखो ये हो गया। अब देखो कॉइल का नॉर्मल जो पिछली बार बिल्कुल आपके सामने निकल रहा था बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था पुराना वाला, वो तो अभी भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, उसको जाने दो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यूं निकलने दो, उसका तो काम है निकलना। अब मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, पिछले बार कॉइल का नॉर्मल आपका सामने था बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे कॉइल के, बोलो हाँ है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार एंगल थोड़ा सा नॉर्मल का कम हो गया है, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि जो कॉइल का नॉर्मल था, जो सामने था, वो थोड़ा सा मूव हो गया कि नहीं हो गया है? क्योंकि कॉइल पहले ऐसे थी, अब हल्की सी टेढ़ी हो गई है कॉइल, टिल्ट होकर के कॉइल ऐसी हो गई है, तो नॉर्मल इस तरीके कहीं गया होगा कि नहीं गया होगा? कहिए यस कि नो। तो इस बार थीटा ये हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? हाँ, मतलब इस बार फ्लक्स हल्का सा काउंट होगा, होगा कि नहीं होगा? हम्म। फिर आगे तीसरा केस एक और देखिए। अगेन ये मैग्नेटिक, पहले मैं कॉइल बना लूँ। हम्म, चलो मैग्नेटिक फील्ड बना लूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बन गया मैग्नेटिक फील्ड। देन ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है। अब इसके बाद में कॉइल देखिए, कॉइल और घूम गई, एग्जैक्टली exactly ऐसी हो गई भाई साहब कॉइल। देखिए इसका नॉर्मल अलाइन हो गया कि नहीं हो गया? पिछले बार बी और एन कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री था, इस बार थीटा इक्वल टू कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। यस और नो? मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स पेनेट्रेट कर रहा होगा कि नहीं पेनेट्रेट कर रहा होगा? कर रहा होगा ना। सो फाइव इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। मतलब इस बार मैक्सिमम फ्लक्स कैंसिल होगा, है ना? मैक्सिमम फ्लक्स मतलब जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि कॉइल के रोटेशन से हमको अलग अलग फ्लक्स की अमाउंट मिल रही है, और जब फ्लक्स की अमाउंट अलग अलग मिलेगी तो हमको अलग अलग ईएमएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए तो आइए अब हम ईएमएफ निकालने जा रहे हैं। तो यदि इसकी थ्योरी दिखाई जाए आपको, सो कैसे बनेगी थ्योरी? देखिए आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता बच्चों? यस। तो यहाँ से यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, हमको ई निकालना है। सो ऑल यू नो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फा बाई डी टी, ठीक है। सो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई की वैल्यू एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब थीटा जो है वो एंगल है। हम्म, थीटा जो है एंगल है। अब आप जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी हुआ करता है, होता है कि नहीं होता? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ से ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, माइनस कॉमन, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी।
कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल, सो एन बी ए, और कॉस ओमेगा है तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि टी का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, और अंदर बन जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ई क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब देखिए ये क्या है, एन बी ओ ए ओमेगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ है। क्यों है मैक्सिमम ईएमएफ? वैल्यू तो ये आ चुकी है, बट जिस समय ओमेगा टी की वैल्यू क्या, थीटा है, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा है, राइट? सो ई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना? थीटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो आपको पता है जिस समय प्लेन ऑफ द क्वाइल जो होता है, प्लेन ऑफ द क्वाइल जो होता है 90 डिग्री पे है, यस यस, तो साइन थीटा, थीटा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो ई ई ई मैक्सिमम निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। यस और नो? हाँ, ठीक है ना? तो एन बी ए ओमेगा, जिस समय थीटा 90 डिग्री होगा उस समय आपका ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हम्म। सो ई मैक्स, ई मैक्स को ही क्या बोलते हैं बेटा? ई नॉट। तो डेरिवेशन क्या बन जाएगा? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गया आपका ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ इक्वेशन बन गया है। चलिए अब इसको डेराइव करते हैं। तो ये हमारे पास में इसका डेरिवेशन, आइए देखते हैं। तो थर्ड है हमारे पास, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है ना? ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को चेंज करके किस तरीके से? सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव मोशन of the loop theta with magnetic field, hence EMF can be induced in the circuit। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास कॉइल की नॉर्मल सिचुएशन, फिलहाल कॉइल का एंगल कितने डिग्री है? देखिए यहाँ पे कॉइल का नॉर्मल बी के अलाइनमेंट में है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में ही इसका भी एरिया वेक्टर जाएगा। अब जैसे ही ये घूमना शुरू करी कॉइल ने, ये देखिए कॉइल ने घूमना शुरू करा ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से, तो थीटा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जितना थीटा ऊपर बढ़े मिलेगा उतना थीटा नीचे नॉर्मल का बढ़ेगा। ये देखिए ये थीटा यहाँ भी बन रहा है, और साथ ही साथ हुआ कि नहीं हुआ थीटा? ये देखिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से प्लेन के नॉर्मल का एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। क्लियर? So phi is equals to NBA cos theta at time t angular velocity theta equal to omega t हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? स्टार्टिंग में हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री माना था जब कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर थी, और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल था। सो फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करने पर ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? वेयर ई नॉट इज द एन बी ए ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ईएमएफ। हो गया? अब चलिए यहाँ पर यदि हम ग्राफ बना ले तो आप देखिए जो फॉर्मूला आ रहा है ई इक्वल टू कितना आ रहा है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ई जो हो रहा है, जो ईएमएफ है, वो किस वेव में आएगा? साइन वेव में आएगा, है ना? जो ई का ग्राफ बन रहा है वो कैसा बनेगा? साइन में बनेगा, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा? ई नॉट। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। तो जैसे साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, तो ये साइन का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। सो द ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गिविंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस प्रकार से कॉइल के रोटेशन से हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है। क्लियर हो गया? यस। अगर आप कॉइल की पोजीशन, अभी आपने कॉइल की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट की थी? देखिए इस डेरिवेशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे बी पैरेलल था एरिया के, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपके पास साइन का वेव ग्राफ बना है,
बट यदि इन केस आप इस तरीके से लें, मतलब 90 डिग्री पे लेके चलें, तो आपके पास कॉस का ग्राफ बनेगा, ये देखिए इस तरीके से। सेकेंड केस भी बनेगा। तो सेकेंड केस भी साइनोसोइडल होता है, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ consequently alternating current can be expressed in the sine or cos function. This method is inducing EMF is the basic principle of generator. समझ में आया बच्चों हमने आपको क्या कहा? हमने आपको ये कहा है कि दो केस हैं। देखो भाई, एक तो आप कॉइल की रोटेशन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? ये कॉइल जैसे अभी यहाँ पे रखी थी, तो इसका नॉर्मल ये था इस डायरेक्शन में, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी यही था ना? तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री थी? 0 डिग्री थी। यस, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था यहाँ पे। तो आपका जो ईएमएफ मिला आपको, वो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिला। बताइए मिला कि नहीं मिला? और ग्राफ आपका इस तरीके से गया है। बट इन केस अगर आप अपनी कॉइल की स्टार्टिंग यहां से देखते, ये देखिए, कॉइल को आप ऐसे लेते, ठीक है बेटा? कॉइल को आप यहां से लेते, अब कॉइल को आप यहां से लेते, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा होता, और आपका नॉर्मल सामने की ओर आता। बताइए आता कि नहीं आता? तो पिछले केस में थीटा तो आपका 0 डिग्री था। पिछले केस में आपका थीटा कितने डिग्री था? 0 डिग्री था। अच्छा, इस केस में थीटा कितना रहता? 90 डिग्री। रहता कि नहीं रहता? तो इस केस में जो इक्वेशन आपका लगेगा, वो लगेगा E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक केस में साइन बन जाएगा और एक केस में कॉस बन जाएगा। ठीक है? तो दोनों ही केस वैलिड हैं, साइन वाला भी वैलिड है और कॉस वाला भी वैलिड है। तो ये वाला E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी सही है और साइन ओमेगा टी भी सही है। डन? एनी प्रॉब्लम? यस। ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बताइए बच्चों, कहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? चले आएंगे। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा डेरिवेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फिनिश हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है एडी करेंट। एडी करेंट क्या होती है? देखिए, अभी आपने देखा कि अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी कॉइल में क्या जनरेट होती है? इंड्यूस करंट। ठीक है ना? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी कॉइल में क्या डेवलप होती है? इंड्यूस्ड करंट। हाँ। हाँ, एडी करंट हमारे सिलेबस में है। तो बच्चों, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास में अभी आपने देखा कि कोई कॉइल है। आप यदि किसी कॉइल से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो ये कोई छल्ला लटका हुआ है, आप इसके सामने कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहे हो, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाती थी, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स लगातार बदलता था इस कॉइल के अंदर से। अब क्या है? क्योंकि यहाँ पर करंट को रोटेट होने के लिए एक पाथ मिल गया है, राइट? अब ऐसा समझिए कि यहाँ पर आपके पास में एक मैग्नेट है जिसको आप मूव कर रहे हो, और आपने यहाँ पे एक बड़ी सी आयरन की प्लेट टांग रखी है इसके सामने, जिसके सामने आप इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो। बताइए ये सुनो। तो इस मैग्नेट की बड़ी सी प्लेट से, सॉरी नॉट मैग्नेट की बड़ी सी प्लेट, इस आयरन की बड़ी सी प्लेट से, दिस इज आयरन प्लेट, से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, है ना? इससे जाने वाला फ्लक्स बदलेगा। तो फ्लक्स बदलेगा, जैसे हमने बताया था कि जब भी फ्लक्स होता है तो इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे
चेंजिंग फ्लक्स जो होगा वो इंड्यूस करंट यहाँ पे भी डेवलप करेगा, मगर बड़े से पाथ में नहीं डेवलप करेगा, एकदम आउटर पाथ में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पाथ है। तो कंटिन्यूअस पाथ होने के कारण ये बिल्कुल ब्लॉक है, ये तो खोखला था, तो करंट इसमें आउटर बाउंड्री में डेवलप हो गई। मगर ये क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट है, इसलिए इसमें छोटे 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 लूप्स बन जाएंगे करंट के। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये छोटे छोटे करंट के ब्लॉक्स बन जाएंगे इसके अंदर, जिसमें करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों फ्लो होने लगेगी? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण ये छोटे छोटे करंट अपने पाथ में सेट हो जाएगी। इन छोटे छोटे पाथ को हम बोलते हैं एडी करंट। करंट के इन छोटे छोटे पाथ को क्या बोलते हैं हम? एडी करंट, एडीज करंट। ठीक है ना? एडी का मतलब होता है भंवर। क्या कहलाता है? भंवर। ठीक है ना? यस। तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये एक मेटेलिक ब्लॉक है आपके सामने, है ना? अब ये मेटेलिक ब्लॉक है, इसमें देखिएगा। हाँ, द इंड्यूस सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट प्रोड्यूस इन ए सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इन मेटल आर कॉल्ड एडी करंट्स। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इनको पाथ नहीं मिल पाया, तो इन्होंने खुद का अपना एक सर्कुलेटिंग पाथ जनरेट कर लिया। ठीक है ना? करंट ने अपना क्या कर लिया? खुद का एक सर्कुलेटिंग पाथ जनरेट कर लिया, और अपने इस पाथ के कारण क्या करेंगी? ये मेटेलिक ब्लॉक को बहुत गर्म कर लेती है ना? ये इसका लॉस है। एडी करंट क्या करती हैं? जिस पाथ से जाएंगी, जिस मेटेलिक ब्लॉक से के अंदर बनेंगी, उस मेटेलिक ब्लॉक को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगी, है ना? सो दीज आर कॉल्ड एडी करंट। ये एडी करंट कहलाएंगी। दिख रहे हैं ये गोल गोल? तो इनको हम एडी करंट्स कहेंगे। डन। इनके कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं जो पहले आते थे एग्जाम में, इंडक्शन ब्रेकिंग वगैरह के लिए, रेलवे में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक वगैरह लगाने के लिए इंडक्शन ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आपने इंडक्शन चूल्हे का नाम सुना होगा, इंडक्शन चूल्हा देखा होगा आपने। तो इंडक्शन चूल्हा में भी बेटा जो हीट बनती है, वो इन्हीं एडी करंट के कारण ही क्रिएट हुआ करती है। क्लियर हो गया? हाँ, उसके लिए आपको मेटेलिक ब्लॉक ऊपर रखना पड़ता है, तब आपका चूल्हा गर्म होता है। अगर आप इंडक्शन चूल्हे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके हाथ में कोई गर्मी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर है ना? बट यदि आप मेटेलिक ब्लॉक लेकर के आते हैं तो उसमें एडी करंट जनरेट होती है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? यस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। देखिए, आपको पता है कि ये आपके पास में, मान लीजिए कोई कॉइल है, हमारे पास में ये कोई कॉइल है सपोज। पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि जो एक्सपेरिमेंट था ओरस्टेड का, उसने पहले ही बता दिया था कि आप जितनी ज्यादा तेज करंट फ्लो करोगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना दूर कन्वे होगा। यस और नो? मतलब जितनी ज्यादा आपकी करंट होगी, हाई लेवल की करंट, उतना जोर का फ्लक्स बनेगा। यस कि नो? हाँ, मतलब करंट बदलेगी तो आपका फ्लक्स भी बदलेगा। यस और नो? मतलब चेंजिंग करंट लीड्स टू अ चेंजिंग फ्लक्स। मतलब करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ओके? अब आ जाइए क्वाइल के कंसेप्ट पे। अब इसी चीज को हम क्वाइल में देखते हैं। ये हमने एक क्वाइल ले ली है, ये आपने एक क्वाइल ले ली है। चलो, कुछ ज्यादा ही बड़ी क्वाइल ले ली अपन ने। बस, ठीक है, ये क्वाइल ले ली आपने, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया है। वेरिएबल वोल्टेज लगाने के लिए आपको ऑब्वियसली रिहोस्टेट लगाना पड़ेगा। रिहोस्टेट यानी पंखे का कंट्रोलर, जो आप लेकर के आते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों लगाया है? जिससे कि हम करंट की वैल्यू बदल सकें, है ना? क्योंकि I इज इक्वल्स टू V बाई आर। अब ये फिक्स वोल्टेज, मान लो 10 वोल्टेज की बैटरी है,
अब 10 में से आपको 10 नहीं देना है, आपको 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, मर्जी आपकी। जैसे पंखे का कंट्रोलर होता है, तो पंखे में आपको 220 वोल्ट आपको बिजली मिली, बोलो यस और नो। बट पंखे के कंट्रोलर को घुमा करके आप तय करते हो कि मुझे कितना वोल्टेज देना है ना, कितनी करंट देनी है। तो करंट आप उसके हिसाब से वेरी कर सकते हो। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस रिहोस्टेट लेकर के करंट आपको बदलनी है। ये टोटल मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट का मान लो है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से करंट जाएगी, इस तरीके से करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब आपने शुरुआत में करंट थोड़ी सी दी है, एकदम छोटी सी दी है करंट, मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट दी है, तो थोड़ा सा फ्लक्स हल्का सा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। बिल्कुल बनेगा फ्लक्स। अब आप यदि करंट बढ़ाते जा रहे हैं इधर की ओर, इसको पीछे की ओर लाते जा रहे हैं, तो करंट बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बताइए। करंट आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और करंट को बढ़ाइए, करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना बेटा। यस। तो करंट के बदलने से फ्लक्स में बदलाव होगा कि नहीं होगा? और बदलता हुआ फ्लक्स, यानी फ्लक्स का बदलाव समय के साथ, मतलब डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ। होता है कि नहीं होता है? डी फाई बाई डी टी किसको प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस ईएमएफ को। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा कि नहीं होगा? उसी क्वाइल में डेवलप होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहलाता है ये? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यदि आपकी करंट बढ़ रही है, तो आपके करंट के बढ़ने की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपकी करंट बढ़ रही है तो पोलैरिटी, यदि करंट बढ़ने के साथ साथ मान लो प्लस से माइनस डेवलप करके आपकी मेन पोलैरिटी है, जो आपका मेन सर्किट है, राइट। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस और माइनस अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड, नॉट ओनली इंड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको आप बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? हाँ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने प्राइमरी सोर्स का, यानी चेंज इन करंट का अपोज करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? So same coil में due to the variation of current, an EMF is produced in the primary coil. This is called self-induced EMF. चलिए derive करते हैं. As we know, phi is proportional to I. Yes or no? प्राइमरी सर्किट में जो फ्लक्स सेटअप होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? सो phi is equals to बेटा Li. L is a constant called coefficient of self induction. L is a constant called coefficient of self induction. समझ में आया कि नहीं आया? L को coefficient of self induction बोलते हैं। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए E निकालने के लिए। E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता बेटा? सो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, सो E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू क्या बेटा? एल आई है कि नहीं है? सो E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर हो गया? ये हो गई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। डन। तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो गई। अब दो चीजें यहाँ से एल निकालने की, एल का तरीका निकालने का देखिए यहाँ से, तो एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। तो अगर आप
I इक्वल्स टू 1 एम्पियर ले लें। क्या ले लें? I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। देन L इक्वल्स टू 5। क्या बनेगी डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड व्हेन वी फ्लो अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू अ प्राइमरी सर्किट। तो उस समय जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक होता है प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर जो फ्लक्स लिंक होता है उस फ्लक्स की अमाउंट को क्या बोलते हैं? उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, दिस इज कॉल्ड हेनरी। इसकी यूनिट हेनरी होती है। ठीक है बेटा। नाउ हियर E is equals to what? E is equals to L di by dt. Now E is equals to L di by dt. So L की वैल्यू निकालनी है। So if di by dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, कितना लिख रहा हूँ श्योर? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर किसी प्राइमरी कॉइल से जाने वाली करंट को 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से बदलो तो उसके ऊपर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, उसके ऊपर आने वाला ईएमएफ ही किसके इक्वल होता है? सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल, एल के इक्वल। क्लियर? सो इफ डी आई बाई डी टी को आप 1 कर देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू ई। क्लियर? यस। तो आइए देखते हैं इसको हम स्लाइड मोड में। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the self coil due to change in current and hence the change in the magnetic flux in the coil। ठीक है ना? मतलब आप किसी कॉइल से ईएमएफ प्रोड्यूस करोगे। फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल, उसी कॉइल में। किसके कारण? करंट के बदलाव के कारण। और जब करंट बदलेगी तो क्या बदलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर? The induced EMF opposes the growth or decay of current in the coil, hence delays the current to acquire the maximum value। जी हाँ, क्या कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है, क्योंकि उसी कॉइल में है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि उसी कॉइल में है तो ये मेन करंट को मैक्सिमम तक जल्दी से नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि ये करंट के अपोजिट में प्रेजेंट होगा। और अगर जीरो हो रही होगी तो जीरो तक भी नहीं पहुंचने देगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? क्योंकि उसी कॉइल में ये प्रोड्यूस हो रहा है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, तो ये करंट के चेंज होने का अपोज करेगा। तो अगर करंट चाहेगी कि हम मैक्सिमम वैल्यू तक एक्वायर कर लें तो मैक्सिमम वैल्यू को भी एक्वायर नहीं करने देगा, और ना ही डीके होने देगा, ना ही कम होने देगा। ठीक है? सेल्फ इंडक्शन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेस द ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यस। रूल फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई। इफ आई इक्वल्स टू 1 देन एल इक्वल्स टू फाई। मीन सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली उस फ्लक्स की वैल्यू के इक्वल होता है जो कि करंट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर उस कॉइल से लिंक हो जाए। E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी को 1 कर देते हैं तो L इक्वल टू E हो जाता है। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। क्लियर? इसकी यूनिट हेनरी होती है। ओके। Self inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current coil link flux in 1 Weber। मतलब कुल मिला के आपको फॉर्मूला बनाना है 1 का। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं? आपको 1 हेनरी डिफाइन करने के लिए आप क्यों क्या कर सकते हैं आप? सो सिंपल, तो इसमें कोई बड़ी लॉजिक की बात नहीं है। देखिए आपने दो ही फॉर्मूले बनाए हैं। ये देखिए, एक फार्मूला आपने बनाया पहला फाई इज इक्वल्स टू एल आई का। सो एल इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो गया? फाई अपॉन आई। और दूसरा फार्मूला आपने बनाया फाई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी का। ठीक है? सो यहाँ से एल इक्वल्स टू कितना हो गया? फाई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब आपको 1 हेनरी करना है तो ये कर दीजिए 1 वेबर और नीचे कर दीजिए 1 एम्पियर। तो एल कितना आ जाएगा? 1 हेनरी आ जाएगा। आ जाएगा? इधर पे आ जाइए। सो एल फ्लक्स यहाँ पे कर दीजिए 1 वेबर और यहाँ पे करंट का रेट ऑफ चेंज कर दीजिए कितना? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये भी बन जाएगा 1 हेनरी। ठीक है?
अब इसी को डिफाइन कर दिया गया कि भैया 1 हेनरी कितना होता है ना। तो देखिए 1 हेनरी जो होता है, अगर आप बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इज कॉइल लिंक विद ए फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। जब 1 एम्पियर की करंट 1 वेबर का फ्लक्स देती है तो क्या बनेगा बेटा, 1 हेनरी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा, सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस 1 वोल्ट। देखा आपने डेरिवेशन में, यहाँ पे देखिए जब आपके पास में सॉरी यहाँ पे ई था, हमने गलती से फाई कर दिया तो फ्लक्स दिख रहा आपको। यहाँ पे क्या था बेटा, ई था, इक्वल टू एल डी बाई डी टी। तो जब आप 1 वोल्ट, हाँ ये आ गया, तो जब 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज 1 वोल्ट जनरेट करेगा वोल्टेज में, तो हेनरी कितना हो जाएगा, 1 हेनरी ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होगा। डन, यस। चलिए आइए अब करते हैं, इसके बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना, एल की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बेटा। तो ये देखिए हमारे पास में एक एल लेंथ की कॉइल है। अब एल लेंथ की कॉइल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर आपको पता है कि एल लेंथ की कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, राइट। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हाँ, तो यदि आपको एन भूल चुका है, स्मॉल एन, तो आप लिख लीजिए ये म्यू नॉट एन आई है, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट जिसमें फ्लो हो रही है, और स्मॉल एन यहाँ पे होता है, लिख देता हूँ मैं, स्मॉल एन जो हुआ करता है, स्मॉल एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन पर यूनिट लेंथ एल। क्लियर? तो अब आइए इसके एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा। फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है एक टर्न से, बी इंटू ए। फ्लक्स कितना होता है आपने पढ़ा है, एक टर्न का फ्लक्स होता है फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। हाँ, कॉस यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगा सरफेस के, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो बी ए कॉस 0 हो जाएगा, ये ना, बी ए कॉस 0 डिग्री। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बी इंटू ए, राइट। तो चलिए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, और ए की वैल्यू ए। अब एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हैं क्वाइल में कैपिटल एन, और आई ए अपॉन एल। ये क्या आ गया बेटा, ये फाई आ गया है, ये क्या आ गया, फाई। फाई पर टर्न, एक टर्न से, समझ में आ गया। अब देखिए टोटल इस क्वाइल में कितने टर्न हैं, एन टर्न है, तो टोटल इस क्वाइल में एन टर्न है। भाई साहब जब एक टर्न में इतने फ्लक्स बन रहा है, तो एन टर्न में कितना फ्लक्स बनेगा, मल्टीप्लाई बाई एन कर देंगे, फाई टोटल। तो एन का जब मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे टोटल फ्लक्स के लिए, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास फाई टोटल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, कोई दिक्कत? अब हम ये कंपैरिजन करते हैं फ्लक्स के फॉर्मूले से, इंडक्शन के फॉर्मूले थे, फाई इक्वल टू एल आई होता है कि नहीं होता है। यस, तो बट फाई इक्वल टू एल आई, तो यदि कंपेयर किया जाए तो देखिए एल की जगह पूरा का पूरा इतना टर्म बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। यस, तो क्या बन जाएगा, एल इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, जितना हमने गोले के अंदर किया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्लियर कि नॉट क्लियर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ओके। यहाँ से देखिए कैपिटल एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या है आपके पास में, देखिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एन की जगह, तो म्यू नॉट कैपिटल एन की जगह क्या आएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल। एक एल से एक एल क्या हो गया बेटा, कैंसिल। फाइनल आंसर आ चुका है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और क्या, एल। दिख रहा आपको यहीं पर, ये देखिए ऐसे आया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका बन गया है मैग्नेटिक, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड।
ठीक है, नोट कर लें। चलिए, आपने सेल्फ इंडक्शन देख लिया है। अब अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग बनाइए, म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब पड़ोसी को प्रभाव पड़ना। ठीक ना, गाना कहीं और बजे और डांस हम करें, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक ना, पड़ोस में प्रभाव पड़ना। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है। ये आपके पास में एक कॉइल है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। पहले मैं आपको प्राइमरी कॉइल बना के दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है बेटा। और इस प्राइमरी कॉइल में आपने एक वेरिएबल सोर्स लगा रखा है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, मतलब कि जिसका करंट बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट नेबर में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, ये देखिए। इसके नेबरहुड में ये दूसरी कॉइल रखी हुई है, इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इसका रिएक्शन चेक करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाली कॉइल में आप करंट का बिहेव देखिए। ये करंट है, आई है ये, और वर्सेस टाइम। तो करंट जो है एसी है, तो पहले जीरो से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए हाँ है ना। इस तरीके से। और सेम लाइक आपको पता है कि फ्लक्स भी यही हाल में होता है, कि जैसे करंट बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ता घटता है ना। क्योंकि फाई बिल्कुल आई को फॉलो करता है, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा, यस और नो। तो जैसे इसमें करंट बढ़ेगी शुरुआत में, तो ये देखिए पहले एक फ्लक्स बढ़ा, ये भी इससे लिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये भी लिंक होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो आप देख रहे हैं जो इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, तो सेकेंडरी कॉइल से भी फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। मगर जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स किस कॉइल का है, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है कि दूसरे कॉइल की संपत्ति है। देखिए, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स बदल रहा है वो प्राइमरी कॉइल का ही फ्लक्स है, जो एक्सीडेंटली या है ना चला गया है वहां पे, यस और नो। जो फर्स्ट कॉइल में जो करंट जा रही थी उसकी वजह से बनने वाला फ्लक्स है, यस कि नो। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में तो कोई सोर्स नहीं लगा है, उसमें तो केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यस और नो। यस और नो, ठीक ठीक है ना। तो अब सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चला गया, चला गया। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर फ्लक्स बदलेगा, तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में बदलेगा, वहां तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही है, होगा कि नहीं होगा। सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ बेटा, यहाँ पर यदि कोई किसी मोमेंट पर कोई फ्लक्स है, तो उस फ्लक्स का नाम मैं बोलूंगा फ्लक्स ऑफ कॉइल वन, यस और नो। और यहाँ पर कोई फ्लक्स है, तो मैं इसका नाम बोलूंगा फ्लक्स ऑफ कॉइल टू, बिकॉज ऑफ वन। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो उसका खुद का नहीं है, वो दूसरी कॉइल से लिंक होके आया हुआ है, ठीक है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए, तो रूल में क्या बनाता हूँ, देखिए कैसे बनेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन का रूल कैसे बनेगा। देखिए, फ्लक्स लिंक ऑन कॉइल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑन कॉइल वन। बताइए यस कि नो। दूसरे कॉइल में जो लिंक होने वाला फ्लक्स है, वो पहली वाली कॉइल की करंट पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इसे फ्लक्स 521 भी लिख दिया जाता है, आई थिंक सो। हाँ, यहाँ पे 521 लिखा गया है। चलिए, इसको मैं 521 कर देता हूँ। 521 मीन्स flux of coil 2 because of 1 is directly proportional on current on coil 1। बोलिए yes or no। So 521 is equals to capital M, ठीक है, into I1। आ गया समझ में। Here M is a coefficient called coefficient of mutual induction। M क्या कहलाता है, coefficient of mutual induction। समझ में आया कि नहीं है। सो एम को यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे,
So phi to 1 equals to m I1. Phi to 1 equals to m I1. So m equals to phi to 1 upon I1. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, if I1 equals to 1 एम्पियर, ठीक है बेटा, I1 equals to 1 एम्पियर, देन phi to 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m। मतलब 1 एम्पियर प्राइमरी कॉइल में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर सेकेंडरी कॉइल में जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक होता है, समझ गए, उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर की नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? यस। सो mutual coefficient of mutual induction is defined as the amount of flux link with the secondary coil when we flow a current of 1 ampere in the primary coil. Done? Yes. दूसरी बात, अब म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कब होगा? m इक्वल्स टू 1 हेनरी। देखिए, आपने देखा m इक्वल्स टू 5 to 1 अपॉन I1। अगर आप इसको भी 1 एम्पियर ले, 1 वेबर ले लें और इसको भी ले लें 1 एम्पियर, सो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 हेनरी। मतलब प्राइमरी कॉइल से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर अगर सेकेंडरी कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स लिंक हो जाए, तो इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, समझ गए, वो कितना होगा? 1 हेनरी। 1 हेनरी, ठीक है? यस। चलिए, देखा आपने, आपने क्या सीखा अभी तक? आपने देखा कि फाई फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 is equals to म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई करंट I1। नाउ ईएमएफ निकालते हैं, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकंड कॉइल पर। सो ऑल यू नो, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो बेटा। सो डी फाई बाई डी टी कर दो ई निकालने के लिए। सो ई डी फ्लाई टू 1 बॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी एम I1 होगा बेटा। डिफरेंशिएट कर दिया, डी फाई टू 1 अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू सेकेंडरी कॉइल पर डेवलप होने वाला ईएमएफ इज इक्वल्स टू एम कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर ले लो, di1 बाई डी टी। एक नया फॉर्मूला बन गया। देखिए, सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस होने वाला ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई di1 अपॉन dt। समझ में आ गया? तो यहां से di1 बाई m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इज इक्वल्स टू E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ठीक है बेटा? तो यहां से एक और डेफिनेशन निकलेगी m की। m क्या होगा? इफ di1 बाई dt इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लो। क्या ले लिया? 1 एम्पियर सेकेंड। मतलब यदि आपने, अगर सेकेंडरी सर्किट में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड ले ली है, मतलब सॉरी, प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ करंट का चेंज जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल। तो m इक्वल्स टू E2 के इक्वल हो जाएगा। यस, m इक्वल्स टू E2 के इक्वल। क्लियर? चलिए, और अगर ये दोनों की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, देखिए, तो m इक्वल्स टू 1 हेनरी आ जाएगा। E2 इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड di1 अपॉन dt इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हेनरी। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा? जिस समय ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाएगा ऑन फ्लोइंग अ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी सर्किट। ठीक है? Mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in the current in the primary coil.
एंड हेंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वही बदलता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक हो जाएगा। सो देखिए 5 to 1 फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 बिकॉज ऑफ 1 जो होगा परपेंडिकुलर टू होगा I1 के, होगा कि नहीं होगा? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाइए, कांस्टेंट आएगा m1, m आएगा। सो 5 to 1 इज इक्वल्स टू mi1, where m is the constant of proportionality known as the mutual inductance or coefficient of mutual induction। if आप I को 1 कर देते हैं, I1 को 1 कर देते हैं, सो m इक्वल टू 5 आ जाता है। मतलब कि प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर लेने पर जितना फ्लक्स सेकेंडरी सर्किट से लिंक होता है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है, उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स को ही बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ईएमएफ की बात करते हैं तो वी नो ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फा बाई डी टी होता है। तो फाई की वैल्यू रख दीजिए, फाई की वैल्यू एम आई वन है, तो माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी को 1 कर दीजिए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो एम इक्वल टू ई हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन प्रोड्यूस व्हेन, देखिए माइनस नेचर को बताते हैं, तो नेचर आप कभी भी माइनस लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। माइनस साइन केवल नेचर को बताता है कि वो हमेशा अपने मेन सर्किट का चेंज का अपोज करता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। when the rate of change of current in primary coil is unity, ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। अभी मैंने बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे I को 1 कर दें, फाई को 1 कर दें, तो आपके पास में 1 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। अभी आपने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था, अब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने वाले हैं। तो नीचे देखिए प्राइमरी कॉइल है ब्लू कलर में, और सेम लेंथ में एक सेकेंडरी कॉइल है, मगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। प्राइमरी कॉइल में हम N1 टर्न्स लेंगे, पर सेकेंडरी में N2 लेंगे। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने सेकेंडरी कॉइल को लिंक कर दिया है। प्राइमरी कॉइल में हमने करंट I फ्लो करी है। अब जैसे ही प्राइमरी कॉइल में हमने करंट फ्लो करी है I, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? बी इक्वल टू सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट N1 I1, राइट। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना होता है? बी इंटू ए, राइट। तो B1 जाएगा, और कॉइल का एरिया कितना है? ए, कितना ए है, तो म्यू नॉट N1 I1 इंटू कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट। बताते हैं, अभी तो स्मॉल पे चल रहे हैं हमें, एन पे। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए, राइट। अब हमने आपको बताया है कि जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सोनो। तो यहाँ पे N1 मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल अपॉन टोटल लेंथ, तो एल सेम ही है, बताइए सोनो। तो यहाँ पे हमने इस N1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे N1 की जगह कैपिटल N1 अपॉन एल, राइट। ये एक टर्न से गया हुआ फ्लक्स है, राइट। सेकेंडरी कॉइल में टोटल कितने टर्न्स हैं? N2 फ्लक्स है, सॉरी N2 टर्न्स है ना। तो जब एक एक टर्न पे जाने वाला इतना फ्लक्स है, तो N2 टर्न में जाने सेकेंडरी कॉइल एस वाली ऊपर, रेड वाली ब्राउन कलर वाली, अभी ये प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है, ये जो गया है, ठीक है ना। भाई ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स किसका प्रोड्यूस किया हुआ है? प्राइमरी कॉइल का। हाँ, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है B1 × A, राइट। अब यही फ्लक्स जा रहा है सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल के कितने फेरे हैं? N2 फेरे हैं। तो N2 फेरे में जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? जब एक फेरे में इतना जा रहा है, तो N2 के लिए इसमें N2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया म्यू नॉट N1 N2 L1 I1 A अपॉन L, राइट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से कि 5 to 1 इक्वल टू कितना होता है? M21 N2 I1, होता है कि नहीं होता है? मतलब यदि मैं इसमें I1 को साइड करके बाकी सबको छुड़ा लूं, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और साइड में केवल कर दूं I1 को, बताइए सोनू।
तो ये पूरी की पूरी पार्टी मेरे पास कैपिटल M21 कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा M21। ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? M21 हो चाहे वो M12 हो, वट जो भी हो, दोनों का सेम आएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे phi21 इज इक्वल्स टू M21। M21 हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे M लिखने की जरूरत है यहाँ पे, है ना? M इंटू I1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ से डेरिवेशन से देखिए, कंपेयर करिए। सो M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। बोलिए यस और नो। अब देखिए N1 इक्वल्स टू कैपिटल N1 अपॉन L, N2 इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फेरी N2 अपॉन L। बोलिए यस और नो। सो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। म्यू नॉट N1 की जगह क्या मैं स्मॉल N1 इंटू एल लिख सकता हूँ? N2 की जगह क्या मैं स्मॉल L2 इंटू एल लिख सकता हूँ? इंटू ए होल डिवाइड बाई एल। ए एल सी एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बेटा आंसर नोट करो। M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 एल ए। खत्म। ये आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना? ठीक है ना? ये देखिए लिखा हुआ है म्यू नॉट N1 N2 AL। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, ठीक है ना? म्यू नॉट N1 N2 AL। ठीक है, और देखिए चाहे उसमें M12 M21 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली कॉइल का दूसरे के साथ जितना म्यूचुअल इंडक्शन होता है, उतना ही दूसरी का पहले के साथ होता है। जितना पहली का दूसरे से होता है, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि M1 M2 इक्वल टू M21। ठीक है ना? एनीवे, चलिए नोट कर लीजिए।